किसी गांव में धीरज और सुधा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं, राधा और नीति। धीरज का परिवार सादगी से लेकिन बहुत खुशहाल जीवन बिता रहा था। एक दिन की बात है, राधा और नीति कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर गई थी। जब वे वापस लौट रही थी तो रास्ते में एक साधु बाबा बैठे दिखाई दिए। दीदी देखो ना, साधु महाराज बैठे हैं। चलो ना, उनसे अपने भाग्य के बारे में पूछते हैं। मुझे तो डर लगता है कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। हाँ छोटी, तुम सही कह रही हो। मुझे भी जानना है कि हमारे भविष्य में सुख लिखा है या दुख। दोनों बहनें साधु बाबा के पास गईं और हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। बाबा, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछो बेटियों, क्या जानना है? बाबा, हम अपने भाग्य को लेकर चिंतित हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमारे नसीब में क्या लिखा है? दिखाओ अपने हाथ। दोनों बहनों ने उत्साह से अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। साधु बाबा ने ध्यान से दोनों की हथेलियों को देखा। कुछ पल बाद उनका चेहरा गंभीर हो गया। क्या हुआ बाबा? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बेटियों, तुम दोनों के भाग्य की रेखाएं कुछ उलझी हुई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किस्मत तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती है। बाबा, क्या हमारे नसीब में कोई बड़ी मुसीबत लिखी है? मैं साफ साफ नहीं कह सकता कि सुख मिलेगा या दुख, लेकिन इतना कह सकता हूँ कि जीवन में चुनौतियां जरूर आएंगी। तुम्हारे हाथों की लकीरें बहुत गहरी और उलझी हुई हैं। साधु बाबा की बातें सुनकर दोनों बहनें उदास हो गईं और चुपचाप घर लौट आईं। अब वे न ठीक से खा पाती थीं, न बाहर जाती थीं। मन में हर वक्त एक डर बैठ गया था। धीरे धीरे वे कमजोर पड़ने लगी। साधु बाबा की बातें उनके दिल और दिमाग में गूंजती रहीं, मगर वे चाहकर भी ये बात अपने माता पिता से नहीं कह पाई। एक दिन सुधा ने अपने पति धीरज से चिंता जताई। सुनिए जी, न जाने हमारी बेटियों को क्या हो गया है। दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हैं। न ठीक से खाना खाती हैं, न बात करती हैं। हाँ भाग्यवान, मैं भी कुछ दिनों से देख रहा हूँ। दोनों गुमसुम रहती हैं। एक काम करता हूँ, कल गांव के वैद्य जी से कुछ दवाई ले आता हूँ। अगली सुबह धीरज वैद्य के पास जाता है और बेटियों की हालत बताता है। वैद्य कुछ जड़ी बूटियां देकर कहता है, इन्हें रोज थोड़ा थोड़ा खिलाना, शरीर में ताकत आएगी। धीरज घर लौटता है और दोनों बेटियों को वो औषधि देना शुरू कर देता है। लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी हालत में कोई सुधार नहीं आता। अब धीरज की चिंता और बढ़ जाती है। एक दिन वह बेटियों को पास बुलाता है। राधा, नीति, बेटियों मेरे पास आओ। जी पिताजी, कहिए। मेरी बच्चियों, तुम्हारी ये हालत देखकर मैं और तुम्हारी माँ बहुत परेशान हैं। क्या हो गया है तुम्हें? जब से मामा के घर से लौटी हो, न ठीक से खाना खाती हो, न हमसे खुलकर बात करती हो। ऐसा क्या हुआ है? किस बात का डर सता रहा है तुम्हें? पिताजी, हम क्या बताएं? कुछ समझ नहीं आता। बेटी, क्या किसी ने कुछ कह दिया है? डरने की कोई बात नहीं है। जो भी है मुझे बताओ। धीरज के जोर देने पर आखिरकार दोनों बेटियों ने साधु बाबा से हुई मुलाकात और उनकी कही बातों के बारे में सब कुछ अपने पिता को बता दिया। सुनकर धीरज हैरान रह गया। क्या? ये तो वाकई चिंता की बात है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। हम अभी चलते हैं उस साधु बाबा के पास। उनसे पूछते हैं कि इस समस्या का कोई हल है या नहीं। धीरज अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस साधु बाबा के पास पहुंचता है। प्रणाम बाबा, ये दोनों मेरी बेटियां हैं। जब से आपने इनसे उनके भाग्य की बात की है, तब से ये बहुत परेशान हैं। बाबा, क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? जो भाग्य में लिखा है वही होगा। उसे कोई नहीं बदल सकता, स्वयं विधाता भी नहीं। ठीक है बाबा, पर कृपया हमें विस्तार से बताइए। आखिर ऐसा क्या लिखा है इनकी किस्मत में? यदि सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम्हारी छोटी बेटी की शादी एक मुर्दे से होगी। धीरज ये सुनकर दंग रह जाता है। क्या? ये कैसे संभव है बाबा? कैसे होगा ये मैं विस्तार से तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, तुम्हारी बड़ी बेटी का भविष्य तुम देख सकते हो। गुरुवार आए तो एक बकरे को घर की चौखट पर खड़ा करना और अपनी बेटी को घर के बाहर खड़ा कर देना। फिर जैसे ही शेर जाने लगे, अपनी बेटी को उसके पीछे भेज देना। उसके बाद जो होगा वो उसका भाग्य है। धीरज चिंता और उदासी में डूबा हुआ अपनी दोनों बेटियों को लेकर घर लौट आता है। कुछ दिन ठीक ठाक गुजरते हैं।
लेकिन फिर गुरुवार का दिन आता है। साधु बाबा के कहे अनुसार धीरज सारी तैयारी करता है। जैसे ही शेर घर के पास से जाने लगता है, धीरज अपनी बड़ी बेटी को शेर के पीछे भेज देता है। धीरज जी, वो शेर अब हमारी बेटी को खा जाएगा। हम जीते जी उसके लिए कुछ न कर सके। अब एक काम कीजिए, शेर का पीछा कीजिए। अगर वो हमारी बच्ची को खा ले तो उसकी हड्डियां ले आइए। कम से कम उसकी अस्थियों को अपने पास रख लेंगे। धीरज अपनी पत्नी की बात मानता है और शेर के पीछे चल पड़ता है। थोड़ी दूर जाकर वह देखता है कि शेर एक गुफा में घुस गया है। यह तो गुफा में चला गया और मेरी बच्ची भी। अब अंदर जाना ठीक नहीं होगा। अगर उसने मुझे भी खा लिया तो मेरी पत्नी और दूसरी बेटी का क्या होगा? एक काम करता हूँ, सुबह आता हूँ। धीरज घर लौट आता है। जैसे ही वह अंदर आता है, सुधा दौड़कर उससे पूछती है, कहाँ है मेरी बच्ची की अस्थियां? लाओ, मैं उन्हें संभाल कर रख लूं। भाग्यवान, मुझे माफ कर दो। मैं अभी अस्थियां नहीं ला पाया। शेर गुफा में ही था। मैं हिम्मत नहीं कर पाया अंदर जाने की। ये कहते हुए उसकी आवाज कांपने लगती है। वो जमीन पर बैठ जाता है। कोई बात नहीं, कल सुबह ध्यान से जाना। कम से कम उसकी याद तो हमारे पास रह जाएगी। दूसरे दिन सुबह धीरज फिर से उस गुफा के पास जाता है और गुफा के अंदर चला जाता है। वो गुफा में आगे बढ़ता जाता है। तभी उसे गुफा के अंत में एक रास्ता दिखाई देता है। ये क्या है? लगता है यहाँ से बाहर जाने का रास्ता है। वो रास्ते पर आगे बढ़ता है और अचानक उसके सामने एक सुंदर सा राज्य प्रकट होता है। अरे ये तो कोई राज्य है, लेकिन मैंने तो इसे कभी नहीं देखा। वो राज्य में आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक नदी दिखाई देती है। अब इस नदी को पार कैसे करूं? अच्छा, वो कपड़े धो रहा है। उससे पूछता हूं, भैया मुझे ये नदी पार करनी है, क्या आप मेरी थोड़ी मदद कर सकते हैं? अपनी दोनों आंखें बंद करो और एक पैर नदी में रखो। धीरज वैसा ही करता है। जैसे ही वह आंखें बंद करके नदी में पैर रखता है, वह झट से नदी के उस पार पहुंच जाता है। वह आगे बढ़ता है और एक भव्य महल के सामने पहुंचता है। महल की छत पर उसकी बड़ी बेटी आशा बैठी होती है। आशा जैसे ही अपने पिताजी को देखती है, खुशी से चिल्ला उठती है, पिताजी, पिताजी इधर आइए, यही मेरा घर है, मैं यहीं रहती हूँ। धीरज अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? शेर तो मेरी बेटी को गुफा में ले गया था। चलो कोई बात नहीं, शुक्र है मेरी बच्ची सही सलामत है। रमेश अपनी बेटी के पास जाता है और उससे पूछता है, बेटी ये सब कैसे हुआ? पिताजी, जिसे हम शेर समझ रहे थे वो असल में इस राज्य के राजा हैं। मैं यहाँ बहुत सुख से हूँ। आप माँ से कहिएगा कि उनकी बेटी जिंदा है और खुश भी है। अगली सुबह रमेश घर लौटने निकल पड़ता है। वापस रास्ते में वही नदी फिर से सामने आ जाती है। वो फिर से उस धोबी से मदद मांगता है। भैया मुझे उस पार जाना है, मेरी मदद कीजिए। भाई, जैसे मैंने कल बताया था वैसा ही करो। धीरज फिर से आंखें बंद करके नदी में पैर रखता है, लेकिन इस बार वो उस पार नहीं पहुंच पाता। अरे कल तो मैं आसानी से पार हो गया था, आज क्यों नहीं हो पा रहा? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं अपनी बेटी के घर से आ रहा हूँ। अच्छा, तो यही बात है। अब धीरज समझ जाता है। वह वापस अपनी बेटी के पास जाता है और भावुक होकर कहता है, बेटी तुमने मेरी सेवा की है, अब या तो उसका मूल्य ले लो या मुझे क्षमा कर दो। नहीं पिताजी, मैं आपकी सेवा का मूल्य कैसे ले सकती हूँ? आपने मुझे माफ किया, बस यही मेरे लिए बहुत है। धीरज अपनी बेटी से सेवा की क्षमा पाकर घर लौट जाता है। वह घर पहुंचकर अपनी पत्नी और छोटी बेटी किरण को सारी बातें बताता है। क्या पिताजी, सच में दीदी जिंदा है? आपने इतनी अच्छी खबर सुनाकर मुझे प्रसन्न कर दिया। चलो, हमारी बच्ची जहाँ है खुश तो है। अब सब कुछ अच्छा चलता है, लेकिन धीरज और उसकी पत्नी के मन में कहीं न कहीं एक चिंता रहती है। छोटी बेटी किरण के भाग्य में क्या लिखा है? एक दिन धीरज अपनी छोटी बेटी से कहता है, नीति बेटी, चलो हम दोनों जंगल से कुछ लकड़ियां ले आते हैं। ठीक है पिताजी। धीरज और नीति जंगल की ओर बढ़ते हैं। चलते चलते दोनों थक जाते हैं। बेटी, मैं तो बहुत थक गया हूँ, मुझे बहुत प्यास लग रही है। आसपास देखो, शायद कोई नदी या तालाब हो, जाकर मेरे लिए थोड़ा पानी ले आओ।
जी पिताजी। नीति पूरे जंगल में इधर उधर घूमती है, लेकिन उसे कहीं कोई नदी या तालाब नहीं दिखता। चलते चलते उसकी नजर एक पुराने से घर पर पड़ती है। वहां एक घड़ा रखा होता है और ऊपर एक गिलास। नीति जल्दी से जाती है, गिलास में पानी भरती है और धीरज को लाकर पिला देती है। बेटी जाओ, ये गिलास वहीं वापस रखाओ। नीति फिर से उसी घर की ओर जाती है और जैसे ही गिलास रखती है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पिताजी, पिताजी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए। धीरज उसकी आवाज सुनकर दौड़ते हैं। नीति, ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? रुको, मैं खोलने की कोशिश करता हूँ। धीरज दरवाजा बहुत कोशिश करता है खोलने की, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। पिताजी, लगता है अब मैं यहाँ से नहीं निकल पाऊंगी। आप घर लौट जाइए। बेटी, एक काम करो, अंदर जाकर देखो, कोई तो होगा जो मदद कर सकेगा। नीति अंदर जाती है और धीरज को आवाज देती है। पिताजी, यहाँ तो कोई इंसान नहीं है, पर एक लाश पड़ी हुई है जिसके शरीर में बहुत सारी सुइयां गड़ी हुई हैं और चूल्हे पर खाना भी पक रहा है। धीरज ये सुनकर परेशान हो जाते हैं। बेटी, लगता है उस साधु की बात सच हो रही है। अब तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगी। एक काम करो, जो खाना पक रहा है उसे खा लो और सो जाओ। तुम्हारे भाग्य को अब स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है पिताजी, आप घर चले जाइए। धीरज दुखी मन से घर लौटते हैं और अपनी पत्नी को सारी बात बताते हैं। हे भगवान, हमारी बड़ी बेटी राधा को तूने सुखी रखा, पर नीति के साथ इतना बुरा क्यों हुआ? उधर नीति उस घर में बैठकर सोचती है। बाहर नहीं जा सकती, खाना बना बनाया मिल रहा है। एक काम करती हूँ, इस मुर्दे के शरीर से ये सुइयां निकाल देती हूँ। ऐसे भी बैठे बैठे क्या करना। नीति सुइयां निकालने लगती है। ये काम उसे पूरे 12 साल लग जाते हैं। अब बस 3-4 सुइयां बची होती हैं। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। 12 साल बीत गए, जंगल और भी घना हो गया है। अब तक तो शायद मेरे माता पिता भी ना हो और मुझे घर का रास्ता भी याद नहीं। एक काम करती हूँ, बाकी बची सुइयां भी निकाल देती हूँ, फिर चली जाऊंगी। नीति जब मुर्दे के शरीर से आखिरी सुइयां निकाल रही होती है, तभी वहां एक औरत आ जाती है। अरे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं इस मुर्दे के शरीर से सुइयां निकाल रही हूँ। इस काम को मैं 12 सालों से कर रही हूँ। ओह, फिर तो बहुत लंबा समय हो गया है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। वो अंदर चूल्हे में जल रही है, जाकर ले लो। नहीं नहीं, तुम ही हिलाकर दे, तब तक मैं ये सुइयां निकाल देती हूँ। नीति चूल्हे के पास जाती है, पर 12 साल की थकान और नींद की वजह से वहीं पास में ही सो जाती है और वो औरत मुर्दे के शरीर की अंतिम 4 सुइयां निकाल देती है। जैसे ही आखिरी सुई निकलती है, मुर्दा आदमी जीवित हो जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वो औरत झूठ से काम चला जाती है, मान लेती है कि सुइयां उसी ने निकाली। फिर जब वो आदमी चूल्हे के पास आता है तो देखता है कि एक लड़की वहां सोई हुई है। अरे, ये लड़की कौन है? पता नहीं, शायद आग लेने आई थी। वो आदमी नीति को हिलाकर उठाता है। नीति आंखें खोलकर उस आदमी को देखती है। वही चेहरा, वही इंसान जिसके शरीर से वह पिछले 12 सालों से सुइयां निकाल रही थी। उसी पल उसे उस चालाक औरत की साजिश भी समझ में आ जाती है। नहीं नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, मुझे यहीं रहने दो। मैं तुम्हारे घर का सारा काम कर दूंगी, बस 2 वक्त की रोटी दे देना। अब नीति वहीं रहने लगती है, सारा काम करती, खेत, झाड़ू, बर्तन और भेड़ बकरियों को भी चराने ले जाती। एक दिन वो आदमी नीति से कहता है, आज मैं बाजार जा रहा हूँ, बताओ तुम्हारे लिए क्या लाऊं? नहीं मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? अब तो तुम भी इस घर का हिस्सा हो। बताओ क्या चाहिए? तो एक गुड्डा और एक गुड़िया ले आइए। आदमी बाजार से लौटकर गुड्डा गुड़िया लाता है और नीति को दे देता है। एक दिन जब नीति जंगल में बकरियां चरा रही होती है और साथ में गुड्डा गुड़िया भी ले जाती है, तो वो आदमी उसका पीछा करता है। वो सोचता है, नीति इतनी बड़ी हो गई है फिर भी गुड्डा गुड़िया से खेलती है, देखता हूँ करती क्या है। नीति एक पेड़ की छांव में बैठती है और गुड्डा गुड़िया से बात करने लगती है। हम 2 बहनें थीं, राधा और मैं।
एक दिन एक साधु महाराज ने पिता को बताया कि मेरे भाग्य में कुछ भयानक लिखा है, और फिर मैं 12 साल तक सुइयां निकालती रही, पर एक चालाक औरत मेरी जगह ले गई। वो आदमी यह सब सुन लेता है और नीति के पास आता है। तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने सब सुन लिया है, अब चलो घर। दोनों घर आते हैं। आदमी उस औरत से सवाल करता है, तुमने इस लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा किया, जिसने 12 साल तक मेहनत की, आज उसकी जगह तुमने ले ली? नीति तुरंत बीच में आती है। नहीं नहीं, इसे माफ कर दीजिए। ठीक है, तुम्हारी कहने पर इसे माफ करता हूं, लेकिन अब ये घर तुम्हारा है। एक समय आता है जब राधा और नीति दोनों बहनें वर्षों बाद अपने मायके लौटती हैं, लेकिन इतने वर्षों तक बेटियों के वियोग में रो रोकर उनके माता पिता धीरज और सुधा अपनी आंखों की रोशनी तक खो चुके थे। जैसे ही दोनों बेटियां घर पहुंचती हैं, पिताजी, मैं आपकी बड़ी बेटी राधा हूँ। और मैं आपकी छोटी बेटी नीति। यह सुनकर सुधा की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है, लेकिन धीरज उन्हें पहचान नहीं पाते और संशय में बोलते हैं, नहीं, ये हमारी बेटियां नहीं हैं। हमारी बेटियां तो ना जाने कहां चली गईं। अच्छा, अगर तुम दोनों सच में हमारी बेटियां हो तो हमारी आंखों पर हाथ रखो। अगर हमारी आंखों की रोशनी लौट आई तो हम मान लेंगे कि तुम ही हमारी बेटियां हो। दोनों बेटियां श्रद्धा से अपने माता पिता की आंखों पर हाथ रखती हैं और कुछ ही पल बाद चमत्कार हो जाता है। धीरज और सुधा की आंखों की रोशनी लौट आती है। वे अपनी बेटियों को साफ साफ देख पाते हैं और भावुक होकर गले लगा लेते हैं। मेरी बच्चियों, आंखें तरस गई थीं तुम्हें देखने के लिए। राधा और नीति कुछ समय तक अपने माता पिता के साथ रहती हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखती हैं और फिर प्रेम पूर्वक अपने अपने घर लौट जाती हैं। विपुल अपनी पत्नी निकिता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह पेशे से मजदूर था और दिन रात मेहनत कर अपने परिवार का गुजारा करता था। उनका घर बहुत साधारण था, जिसमें सिर्फ जरूरी सामान ही मौजूद था। विपुल हर सुबह सूरज निकलने से पहले काम पर निकल जाता और देर शाम तक मेहनत करता। विपुल, मैं कब से तुमसे यही कह रही हूँ, तुम इतने मेहनती हो तो क्यों ना अपना कोई छोटा मोटा व्यापार शुरू कर लो। दूसरों के लिए काम करने से अच्छा है कि अपना कुछ करो। निकिता, ये सब कहना आसान है, लेकिन व्यापार में पैसा चाहिए, और अगर माल बेच भी दे तो लोग पैसे देने में कितनी देरी करते हैं, ये तुम जानती हो। ऐसे में हम कैसे करेंगे? ऊपर से अगर घाटा हो गया तो हमारी बचत भी खत्म हो जाएगी। सेठ जी से बात करो, वह तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। तुम ईमानदार हो और मेहनती भी। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है निकिता, मैं कल सुबह ही जाकर सेठ जी से बात करता हूँ। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं यह कदम उठाने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन विपुल सेठ जी के घर जाता है। अरे विपुल, अच्छा हुआ तू आ गया। देख, गोदाम में कुछ चावल की बोरियां रखी हैं, इन्हें गोदाम में पहुंचाना है। जी सेठ जी, मैं करता हूँ, लेकिन सेठ जी मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बोल, क्या बात है? सेठ जी, मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद का काम शुरू करूँ। अपना काम? अरे विपुल, यह जमाना अपने काम करने का नहीं है। यहाँ पर हर दूसरा आदमी ठगने के लिए बैठा है। तू नहीं संभाल पाएगा। नहीं सेठ जी, मुझे यकीन है कि मैं संभाल लूंगा। बस मुझे आपकी थोड़ी मदद चाहिए। मदद? कैसी मदद? सेठ जी, अगर आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दे तो मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, तू इतना कह रहा है तो मैं तुझे 1000 दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रहे यह उधार है और तुझे 1 महीने के अंदर इसे चुकाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। विपुल पैसे लेकर घर चला जाता है। निकिता,
सेठ जी से पैसे लेकर आ गया हूँ। अब मैं इन्हें अपने गमले का काम शुरू करने में लगाऊंगा। सोचा है कि गमले बेचने का बिजनेस शुरू करूंगा और ऊपर वाले ने चाहा तो अच्छी कमाई भी होगी। बहुत अच्छा सोच रहे हो विपुल। मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो जरूर कामयाबी मिलेगी। मैं जानती हूँ कि तुम जो भी करोगे उसमें अपनी पूरी जान लगा दोगे। बस तुम्हारा साथ और आशीर्वाद चाहिए निकिता। मैं देख रहा हूँ बाजार में गमलों की अच्छी मांग है। अगर सही प्लानिंग और मेहनत से काम किया तो जल्दी ही मुनाफा होने लगेगा। विपुल, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम देखना, कुछ ही दिनों में तुम इतने अच्छे पैसे कमाने लगोगे कि खुद पर गर्व होगा। विपुल ने अपनी मेहनत को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने पास हीरा नाम के एक लड़के को काम पर रख लिया। हीरा एक मेहनती और होशियार लड़का था। विपुल ने उसे गमलों का सारा काम सौंप दिया। हीरा सुबह सुबह गमलों की टोकरी अपने सर पर रखता और पूरे गांव में घूम घूम कर गमला बेचता। गमला वाला गमला ले लो, गमला वाला। धीरे धीरे विपुल के सारे गमले बिक गए। लेकिन जब विपुल ने पैसे वसूलने की कोशिश की तो उसे बड़ा झटका लगा। हर कोई टाल मटोल कर रहा था। कोई कहता, भाई अभी हाथ खाली है, अगले महीने दे देंगे। तो कोई बोलता, अरे भाई मार्केट में काफी उधारी हो गई है, जब पैसे आएंगे तो दे दूंगा। विपुल भैया, सारे गमले तो खत्म हो गए लेकिन पैसे एक भी हाथ में नहीं आए। अब नए गमले खरीदने के लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ेगी, लेकिन गांव वाले कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है। क्या करेंगे भैया? हीरा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। पता नहीं इन सब लोगों से पैसे कैसे वसूलेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा काम खत्म हो जाएगा और मैं पूरी तरह बर्बाद हो जाऊंगा। भैया, मैंने सोचा था कि सब हमें ईमानदारी से पैसे देंगे, लेकिन यहाँ तो सब टाल मटोल कर रहे हैं। कोई कहता है अगले हफ्ते तो कोई कहता है उधारी आने पर देंगे। ये लोग हमारी मेहनत की कदर नहीं कर रहे हैं। हीरा, तुमने कोई गलती नहीं की, हमारी सोच ही गलत थी। हमने भरोसे के आधार पर उधार में गमले बेचे, लेकिन अब यही भरोसा हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। सोच रहा हूं कि अगर अगले कुछ दिनों में पैसे नहीं आए तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। चल ठीक है हीरा, तू दुकान संभाल, मैं पैसे वसूल करके आता हूँ। विपुल दुकानदार के पास जाता है उधारी की वसूली करने के लिए। अरे सोमू भाई, कैसे हो? गमलों के पैसे दे दो तो बड़ा एहसान होगा। तुम्हारे पास तो नगद का काम है। तुम्हें गमले लिए हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। भाई अब तो हिसाब चुकता कर दो। अरे विपुल भाई, तुमसे क्या छुपाना, तुम्हारे गमले तो बहुत ही खराब निकले। लोगों ने ज्यादा पसंद नहीं किए, आधे से ज्यादा गमले तो ऐसे ही पड़े रहे। मैंने तो घाटा उठा लिया, अब तुम्हें पैसे कहां से दूं? क्या बोल रहे हो सोमू भाई? ये क्या बात हुई? तुम्हारे पास तो मेरा एक भी गमला नहीं दिख रहा। सारे गमले तो तुम बेच चुके हो और ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि गमले खराब थे। सच सच बताओ, पैसे क्यों नहीं दे रहे? अरे विपुल भाई, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा जैसे ही थोड़ी बिक्री होगी। अभी तो हाथ खाली है। सोमू भाई, यह सही बात नहीं है। 1 महीने से ऊपर हो गया और तुम अब भी बहाने बना रहे हो। मैंने तुम्हें भरोसे के साथ उधार में गमले दिए, लेकिन अब तुम टाल मटोल कर रहे हो। क्या यह तुम्हारी ईमानदारी है? अरे भाई, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैंने कहा ना, पैसे आते ही तुम्हें दे दूंगा, अभी थोड़ा वक्त दो। विपुल फिर किसी और के पास जाता है पैसे वसूल करने के लिए। अरे सुखिया भाई, घर पर हो कि नहीं? पापा, कोई बाहर से आपको बुला रहा है। कौन है तुमने पूछा नहीं? हाँ, शायद वही विपुल होगा, पैसे लेने आया होगा। हर समय पैसे मांगने चला आता है। तुम जाकर मना कर दो, कह दो पिताजी घर पर नहीं है। उसकी बेटी बाहर जाकर बोलती है कि पिताजी घर पर नहीं है। अरे सुखिया भाई जी। विपुल वहां से जाने लगता है, तभी वहां पर सुमेश आता है। सुमेश की आवाज सुनते ही सुखिया घर के बाहर आ जाता है। दूर खड़ा हुआ विपुल भी यह सब देख रहा था। वह देख रहा था कि जब वह पैसे लेने गया तो उसे मना कर दिया कि घर पर नहीं है, और सुमेश आया तो एकदम बाहर को आ गया। विपुल का बहुत ही दिल टूट गया और वह अपने घर चला गया। अरे सुमेश भाई, कैसे आना हुआ? बड़े खुशी की बात है कि तुम खुद आए। अरे सुखिया भाई, कुछ खास बात थी। मैंने सोचा कि पुराना याराना है तो खुद बुलावा देने आ जाऊं।
किस चीज का बुलावा? भाई, मेरे पोते का मुड़न है, अगले महीने पार्टी है और मैं तुम्हें दावत देने आया हूं। सोचा कि सुखिया भाई से पुरानी दोस्ती है तो उनकी मौजूदगी जरूरी है। सुखिया। अरे वाह सुमेश भाई, ये तो बड़ी खुशी की बात है। मैं जरूर आऊंगा तुम्हारे पोते के मुड़न में। भाई, सच कहूं मुझे थोड़ी शंका थी। मैंने सोचा कि शायद तुम ना आओ, क्योंकि आजकल लोग जातिवाद को लेकर अलग अलग सोचते हैं। अरे सुमेश भाई, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी दोस्ती इन छोटी छोटी बातों से ऊपर है। तुम चिंता मत करो, मैं जरूर आऊंगा। यह सुनकर दिल को बड़ी तसल्ली हुई। सुखिया भाई, और हाँ भाई, मैं तुमसे गमला ले गया था। वो बहुत ही बढ़िया गमला थे। वो गमला तुम किस लेकर आए थे? लेकर? अरे वह, हम तो विपुल के गमले थे। यहाँ पास ही में ही उसका घर है। तुम जाकर उससे पूछ लो कि उसके पास है कि नहीं। क्या क्या हुआ विपुल? तुम्हें पैसे मिले कि नहीं? नहीं निकिता, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अमीर लोग हम जैसे गरीबों को हमेशा धोखा देते आए हैं। आज भी वही हुआ। क्या मतलब? उन्होंने मना कर दिया? हाँ, मैं पैसे मांगने गया था, लेकिन सुखिया बाबू ने घर के अंदर होते हुए भी सुखिया मेरे सामने झूठ बोल दिया। ऐसा लगा जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं हूँ। मेरा बहुत दिल दुखा निकिता। तो इसका मतलब फिर से तुम्हें पैसे नहीं मिले। अब हम क्या करेंगे? विपुल घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है। अब मैं क्या कर सकता हूँ निकिता? मेरे पास तो अब इतने पैसे भी नहीं बचे कि कोई और काम शुरू कर सकूं। हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके हैं। तो तुम एक काम करो, विपुल कल से सेठ जी के पास जाकर मजदूरी ही कर लो। कम से कम दिन का खाना पीना तो सही होता रहेगा। विपुल अगले ही दिन सेठ जी के पास जाता है काम मांगने के लिए। मैंने तुझसे पहले ही कहा था, यह काम तेरे बस का नहीं है, लेकिन तू पता नहीं किसके बहकावे में आकर इस काम को करने की जिद पकड़ बैठा। अब देख लिया ना क्या अंजाम हुआ। हाँ सेठ जी, अब समझ आ गया, आपने सही कहा था। अब मेरी हालत ऐसी हो गई है कि कोई मुझे काम पर भी नहीं रखता। मेरी आपसे गुजारिश है, मुझे अपने यहाँ काम पर रख लीजिए। चाहे जो भी करना पड़े मैं कर लूंगा। देख विपुल, तुझे काम पर तो मैं रख लूंगा, लेकिन याद कर, मेरे 1000 जो तूने 2 दिन के उधार पर लिए थे वह आज तक नहीं लौट आए। यह बात 2 महीने पुरानी हो चुकी है। अब सुन, मैं तुझे काम पर रखूंगा, लेकिन अगले 3 महीने तू मेरे पास काम करेगा और पूरे ईमानदारी से। उसके बाद ही तुझे पैसे मिलेंगे, समझा? ठीक है सेठ जी, आप जैसा कहे मैं वैसा करूंगा। बस मुझे काम पर रख लीजिए, मैं अपना सब कुछ सुधार लूंगा। विपुल पूरा दिन मेहनत करता है। वह अपने कंधे पर बोरियां रख रख कर थक जाता है, लेकिन वह रुकता नहीं। उसे सेठ जी के पैसे उतारने थे और अपने घर का खर्चा भी चलना था। विपुल, क्या तुम्हें आज कुछ पैसे मिले? घर में अब खाने को एक दाना भी नहीं बचा है। बच्चे भी भूखे हैं और अब हमें शायद भूखा ही सोना पड़ेगा। निकिता, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। सेठ जी कह रहे हैं कि जब तक उनके 1000 रुपए नहीं लौटा आऊंगा तब तक वह मुझे पैसे नहीं देंगे। मैंने सोचा था कि आज कुछ काम कर लूंगा, कुछ पैसे कमा लूंगा, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। अब पहले उनके पैसे चुकाने होंगे, तभी अपने घर के लिए कुछ पैसे ला सकूंगा। विपुल, क्या यही दिन देखने के लिए हम इस दुनिया में आए हैं? ऐसा दिन किसी को ना दिखाए ऊपर वाले। यह कैसी परीक्षा है? हमें ऐसी मुसीबत में क्यों डाल दिया? क्या हमारी मेहनत और ईमानदारी का यही फल है? विपुल फिर से अगले दिन काम पर जा रहा होता है, तभी उसे सुमेश भाई मिलते हैं। अरे, मेरा नाम सुमेश है। मैंने तुम्हारे गमले खरीदे थे और सच में वह बहुत ही अच्छे होते हैं। भाई, कितने समय से तुम्हारे घर का पता ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे तुम्हारा घर कहीं नहीं मिला। आज तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मौका मिला तुम्हारे साथ बात करने का। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ खास काम है क्या? काम? हाँ, आप कौन हो भाई? अरे भाई, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं। मैंने अपना गमलों का काम छोड़ दिया है। सब उधार में ही ले रहे थे, कोई पैसे नहीं दे रहा था। अब मेरा पूरा कारोबार बर्बाद हो गया। अब मुझे मजबूरी में मजदूरी करनी पड़ रही है। क्या बात कर रहे हो भाई? तुम और मजदूरी? इतने अच्छे गमले थे तुम्हारे और तुम अब मजदूरी करने जा रहे हो? ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। हाँ भाई, क्या करूं जब लोग पैसे नहीं देते? मेहनत तो की,
लेकिन लोग भुगतान नहीं करते थे। मुझे इस बात से बहुत दुख हुआ कि मैं अपना कारोबार सही से चला नहीं पाया, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा। अब तो मुझे मजदूरी करनी पड़ेगी। समझता हूँ भाई, लेकिन क्या तुम सच में मजदूरी करना चाहते हो? तुम्हारा वह काम तो बहुत अच्छा था। सब लोग तुम्हारे गमलों को बहुत तारीफ करते थे और तुम एक अलग पहचान बना चुके थे। अगर तुम फिर से वही काम शुरू करते तो कितना अच्छा होगा। देखो सुमेश भाई, यह सच है कि गमला का काम बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छे गमलों का कोई फायदा नहीं। जब तक लोग पैसे नहीं देंगे मैं कैसे और गमला लाऊं? और तुम भी जानते हो कारोबार में यह उधारी और नुकसान का सिलसिला थमता नहीं है। अब तो मुझे मजदूरी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी का पहिया तो घुमाना है। क्या बात कर रहे हो भाई विपुल? क्या तुम मेरे साथ आकर कारोबार को फिर से चलाना चाहते हो? तुम्हारे पास अच्छे विचार हैं और मुझे लगता है कि तुम मेरे साथ काम करने पर बहुत अच्छा करोगे। अगर तुम मेरे साथ आओगे तो हम दोनों मिलकर इस काम को फिर से शुरू कर सकते हैं। मेरे पास बहुत बड़े पैमाने पर गमलों का काम है। क्या आप सच में यह कर सकते हो सुमेश भाई? मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मुझे कभी यह मौका मिलेगा। ठीक है विपुल भाई, तुम कल से मेरे गोदाम पर आ जाना। मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। विपुल अपने घर चला जाता है। क्या हुआ विपुल, तुम आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? अभी तो तुम गए थे, फिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे निकिता, रास्ते में सुमेश भाई मिल गए थे। वह मुझे बोल रहे थे कि कल से मेरे पास काम पर आ जाना। उन्होंने कहा कि अगर मैं उनके साथ काम करने लगूं तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा सुमेश भाई, वह कौन है? अरे तुम्हें नहीं पता, निकिता वह बहुत ही अच्छे इंसान है। मुझे रास्ते में ही मिल गए थे। वह बोल रहे थे कि तुझे गमलों का काम कराऊंगा। अब मुझे कल से उनके पास जाना है और फिर से अपना काम स्टार्ट करूंगा। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो हमारा काम फिर से अच्छा चलने लगेगा। विपुल सुबह होते ही सुमेश भाई के पास जाता है। हाँ सुमेश भाई, आप मुझे क्या बता रहे थे? देखो विपुल, इस काम में सारा काम नकद का है। समझ गया सुमेश भाई। तो आप कह रहे हो कि मुझे नकद पर ही काम करना चाहिए और जो बेचना है वह नकद में बेचना चाहिए। अगर तुम उधार पर दोगे तो कोई पैसे नहीं देगा। तुम चाहे जितना कम बेचो, लेकिन नकद में बेचो। अगर लोग सामान पसंद करेंगे तो वह खुद ही तुमसे ज्यादा लेंगे। इस तरह से तुम्हें फायदा होगा। हाँ बिल्कुल, नकद का काम रहेगा तो हर किसी के लिए सही रहेगा और तुम्हारा काम भी जल्दी होगा। लोग अगर सामान को पसंद करेंगे तो वे तुमसे और भी ज्यादा लेने आ जाएंगे। इससे तुम्हारा बिजनेस बढ़ेगा। विपुल ने फिर से हीरा के साथ बाजार में गमला दिखाना शुरू कर दिया। वह पूरे जोश और उत्साह के साथ अपनी आवाज लगाता। आओ आओ, मजबूत और टिकाऊ गमले नकद में ले जाओ, सबसे बढ़िया गमला। विपुल का अंदाज और उसकी मेहनत ने लोगों को खूब प्रभावित किया। हीरा हर दिन नगर में जाता और अपनी गमले बेचता। उसने सुमेश भाई की सलाह को पूरी तरह से अपनाया। वह सिर्फ नकद में ही काम करता और इस बात का खास ध्यान रखता कि हर ग्राहक को बेहतरीन गमला मिले। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी और गमलों की गुणवत्ता को पहचानने लगे। ग्राहक खुद विपुल से ज्यादा गमले खरीदने आने लगे। विपुल ने अपनी सफलता का सही इस्तेमाल किया। उसने अपने परिवार के लिए एक बड़ा और सुंदर घर बनवा लिया। घर में हर सुख सुविधा थी। अब विपुल केवल बाजार में गमला बेचने वाला नहीं, बल्कि एक सफल व्यापारी बन चुका था। सुमेश भाई, आपकी मदद से आज मेरा काम इतना बड़ा हो चुका है कि मैं सोच भी नहीं सकता था। आपके दिए गए सलाह और साथ के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर आप ना होते तो शायद मैं आज भी मजदूरी कर रहा होता। अरे विपुल, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। तुम्हारी मेहनत और लगन को देखकर ही मैंने तुम्हें यह मौका दिया था। और सच कहूं तो तुम्हारी कामयाबी देखकर मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। लेकिन सुमेश भाई, आपने मुझे शुरुआत में वह 10 गमले देकर जो भरोसा दिखाया, वो मेरे लिए सब कुछ था। अगर उस दिन आप मुझे यही मौका ना देते तो शायद मैं कभी अपनी जिंदगी को इस तरह बदल नहीं पाता। आपने ही मुझे सिखाया कि कैसे नगद में काम करना है और व्यापार में ईमानदारी कितनी जरूरी है। देखो विपुल, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें शुरुआत में राह दिखाई, लेकिन असली मेहनत तो तुमने की। ईमानदारी से काम किया, अपनी गलतियों से सीखा और आगे बढ़े। तुम्हारी इस लगन
और मेहनत का ही फल है कि आज तुम्हारा नाम पूरे नगर में हो गया है। सुमेश भाई, मैं कभी नहीं भूल सकता कि जब मेरे पास कुछ नहीं था तब आपने मुझे सहारा दिया। आज मेरा खुद का बड़ा व्यापार है, एक सुंदर घर है और लोग मुझसे गमला खरीदने के लिए लाइन लगाते हैं। यह सब आपकी वजह से ही संभव हुआ है। अब हमारे पास अच्छा खासा पैसा है। सुमेश भाई की मदद से हमने जो सपने देखे थे वह अब हकीकत बन रहे हैं। अगर वह हमारी जिंदगी में नहीं आते तो शायद आज भी मैं वही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा होता। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो विपुल। सुमेश भाई ना सिर्फ हमारे लिए मददगार बने, बल्कि उन्होंने हमें यह सिखाया कि सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। वह हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं है। हाँ निकिता, मैं आज ही सुमेश भाई से यही बात कर रहा था। उन्होंने हमें सिर्फ रास्ता नहीं दिखाया, बल्कि हर कदम पर हमारा साथ दिया। उन्होंने न सिर्फ हमें आर्थिक रूप से मदद की, बल्कि हमें भरोसा दिलाया कि मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी क्यों ना हो, हिम्मत और मेहनत से कुछ मुमकिन है। सही कहा तुमने विपुल। सुमेश भाई जैसे लोग इस दुनिया में कम ही होते हैं। उनका ईमान और इंसानियत हमारे लिए एक मिसाल बन गई है। हमें उनके इस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ निकिता, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम भी दूसरों के लिए वैसे ही बने जैसे सुमेश भाई हमारे लिए बने। उनकी मदद और सलाह ने हमें सिर्फ पैसा नहीं दिया, बल्कि जिंदगी को जीने का एक नया नजरिया भी दिया है। तो इस तरह पहले विपुल को नुकसान उठाना पड़ा था, लेकिन सुमेश भाई की मदद और समझदारी से विपुल अब बड़ा व्यापार की बन चुका था। वह सुमेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता है और सुमेश भाई भी उसकी कामयाबी को देख बहुत खुश होते हैं। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलकर ही रहेगी।